Good morning, students. Today our topic is properties of determinant. If each element of a row or column is 0, then value of the determinant is 0. That is, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एक सिंगल रो के सभी एलिमेंट या फिर सिंगल कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0. You can check it by solving. Second is, value of determinant is not changed by changing the rows into columns and columns into rows. अगर किसी डिटर्मिनेंट के रोज़ को कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और कॉलम को रोज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम. मीन्स एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होएगा जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होएगा. दिस इज़ द मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये दोनों इक्वल होंगे रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो आते हैं. इफ़ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज then the sign of the determinant is changed but its numerical value is unchanged. अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की दो एडजेसेंट रोज, एडजेसेंट मीन्स अगर एक R1 ले रहे हैं तो दूसरी R2 लेंगे, अगर एक R2 ले रहे हैं तो दूसरी R3 ले सकते हैं. मीन्स दो रोज को इंटरचेंज किया जाए, एडजेसेंट रोज को इंटरचेंज किया जाए. R1 के प्लेस पे R2 को कर दिया और R2 के प्लेस पे R1 को कर दिया तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट तो सेम रहेगी बट उसके साइन में चेंज. जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा और जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा दोनों के साइन में फर्क होएगा लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा. नेक्स्ट इज, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज बिल्कुल सेम हो, मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए. यहाँ पर A1 है तो A1 यहीं पर हो, यहाँ पर ना हो. A1 B1 C1, A1 B1 C1 दोनों रोज आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल मीन्स सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट k, then the value of the determinant is multiplied by the constant k. Let determinant is A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. अगर मैंने फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का k टाइम्स होगी. मतलब हम एक सिंगल रो के कांस्टेंट मल्टीपल, मतलब सेम अगर मल्टीपल हो सभी एलिमेंट किसी कांस्टेंट का सेम मतलब उनका कांस्टेंट सेम हो, मतलब कि हर एलिमेंट का एक कॉमन रेशियो हो, दैट इज द के, है ना. तो हम इस के को बाहर ले सकते हैं, एक रो में से एक बार बाहर लिया जाएगा. इसी तरह अगर हम पूरी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो के फर्स्ट रो में से भी बाहर आएगा, सेकंड से भी बाहर आएगा, थर्ड से भी बाहर आएगा. मीन्स वो के क्यूब. अगर एक और एग्जांपल ले लो इसकी, इफ के A1 के B1 के C1, के A2 के B2 के C2 है और के A3 के B3 और के C3 है तो ये क्या होगा? के फर्स्ट रो में से बाहर आया, के सेकंड में से आया और के थर्ड में से आया तो के की क्यूब आएगी बाहर कॉमन, तो ये आ जाएगा आपके पास. मीन्स आप यहाँ पर एक रिजल्ट लिख सकते हो, के टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. Sixth property is, if each element of any row or column consists of two terms, then determinant can be expressed
as the sum of the two determinant of the same order. मतलब अगर एक डिटर्मिनेंट की एक रो दो एलिमेंट्स के सम में लिखी हो, मतलब हर रो का हर एलिमेंट टू टर्म्स कंसिस्ट करता है, टू टर्म्स कंसिस्ट कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं. साइन बीच में वो वाला आएगा जो उन दोनों टर्म्स के बीच का साइन होगा. ठीक है, तो फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो फर्स्ट एलिमेंट को लेके और बाकी टू रोज एज इट इज ले लोगे, और सेकंड डिटर्मिनेंट सेकंड एलिमेंट्स को लेके और बाकी टू रोज एज इट इज ले लोगे. इन दोनों के सम के इक्वल होएगा ये वाला. नेक्स्ट इज सेवेंथ प्रॉपर्टी. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ to each element of a row be added or subtracted equi multiplies of the corresponding elements of one or more rows of the determinant. ऐसी प्रॉपर्टी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी की थी. हमने वहाँ पर किया था कि हम किसी भी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की थी ना, किसी भी एक रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं कि दूसरी रो का के टाइम्स उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सेम हियर, ये भी इक्वल ही होंगे दोनों. वहाँ पर इक्विवेलेंट होते हैं, यहाँ पर इक्वल होंगे. अगर हम फर्स्ट रो में के टाइम्स ऑफ थर्ड रो को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन लगाया R1 इम्प्लाइज R1 प्लस के टाइम्स ऑफ R3, ये ऑपरेशन लगाया हमने. ठीक है, तो R1 पे ही हमने लगाया है ऑपरेशन. तो A1 प्लस के टाइम्स ऑफ A3, B1 प्लस के टाइम्स ऑफ B3, C1 प्लस के टाइम्स ऑफ C3. यहाँ पर हमने एक को किया है, और यहाँ पर इसी से हमने क्या किया है, R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस के टाइम्स ऑफ R3 प्लस L टाइम्स ऑफ R2, ये भी इक्वल होगी. मतलब वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी ये वाला ऑपरेशन लगाने से. अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, या उनके सम कांस्टेंट मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो. नेक्स्ट इज एट्थ. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स और अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. क्या कह रहे हैं, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी क्या होती है. डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसकी सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्रीज दी हो, बाकी सारी जीरो हो. ये इनमें से जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है. तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसकी डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. और किसी भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को लेके या तो लोअर ट्राइंगुलर बन रहा हो या फिर अपर ट्राइंगल बन रहा हो. ये लोअर ट्राइंगल है, ये अपर ट्राइंगल है, बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो है. तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज. सेम हियर. Now next ninth property is the value of the determinant of a skew symmetric matrix of odd order is always 0. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक और स्पेशलिटी मैंने आपको बताई थी कि उसके प्रिंसिपल जो डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या होती है, जीरो होती है. और एक और बताई थी कि AIJth एंट्री जो है वो नेगेटिव ऑफ JIth एंट्री के इक्वल होती है. ठीक है, देन उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होएगा. दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया हमने. अब मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी कराई थी कि के टाइम्स ऑफ यहाँ पर कराया था ना, के टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के रेस्ट पर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पीछे अभी बताया था. तो इसमें क्या है, हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई किया है. तो फर्स्ट रो में से भी -1 कॉमन ले लिया, सेकंड में से भी, थर्ड में से भी. ए का ऑर्डर कितना था, n, तो -1 n टाइम्स बाहर आएगा, तो -1/n. क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड है, अगर -1 की ऑड पावर होएगी तो क्या आएगा, नेगेटिव.
है ना, -1 की पावर ऑड हो तो -1 ही आएगा। तो और हमने एक प्रॉपर्टी की थी, सेकंड प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट सेम रहता है। ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होएगा वही मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होएगा। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट लिख दिया, इधर आ गया, ऐड हो गया, 2 ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने डेफिनेशन बताई है ना, उसकी आई जेथ एंट्री नेगेटिव ऑफ जे आईथ एंट्री के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने 2 ऑर्डर के लिए, क्योंकि इवन ऑर्डर लेना है, 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में सभी एंट्रीज 0 होती है। देयरफॉर यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स ली है, यहाँ पर -a1 लिया है, यहाँ पर a1 लिया है। तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 0 × 0 0 minus a1 into a1 is plus a1 square, that is a1 square. This is a perfect square. Thank you.